Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by Neeraj and Neha. Good morning students. तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर युगपत रैखिक अवकल समीकरण सिम्युलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपकी सेकंड यूनिट के अंदर ही है, जो आपने 6 चैप्टर किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण। उसी चैप्टर के साथ ही मिक्सिंग में इसका आता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट में बुक का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर है ये चैप्टर आपका सिम्युलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन युगपत रैखिक अवकल समीकरण। तो युगपत रैखिक अवकल समीकरण होती क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स हैं और दोनों ही वेरिएबल्स क्या हैं, t वेरिएबल के फंक्शन हैं, t वेरिएबल के फंक्शन हैं, x और y दोनों ही t वेरिएबल के फंक्शन है। अब x और y किस पे डिपेंड कर रहे हैं, t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो x और y क्या हो गए हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल और t क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित चर, या इसे हम परतंत्र चर भी बोल सकते हैं हिंदी में। इसी टाइप से इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब स्वतंत्र चर। तो क्या बना इसे कि अगर x और y मतलब आश्रित चर x और y किसी स्वतंत्र चर t के फंक्शन हो, देन इसी के साथ ही कैपिटल D हमारे पास d/dt हो, देन हम ये कह सकते हैं हमारे पास 2, 3, 4 जितने भी इक्वेशंस हो सकती है इसमें। देन टू इक्वेशंस का अगर हमारे पास कोई ग्रुप हो, f1d इंटू में x प्लस f2d इंटू में y इज इक्वल टू ft हो। इसी टाइप से दूसरी इक्वेशन में g1d इंटू में x प्लस g2d इंटू y इज इक्वल टू gt हो। मतलब दो इक्वेशंस का ग्रुप आ गया। देन इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, युगपत रैखिक अवकल समीकरण सिम्युलटेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मींस इस इक्वेशन में क्या होगी, दो इक्वेशन या 3 इक्वेशंस का ग्रुप होगा। तो जनरली आपके सिलेबस में जो है वो पहले 2 इक्वेशंस का ग्रुप है, फिर 3 इक्वेशंस का ग्रुप भी है इसमें, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस के ग्रुप में देखो क्या है, f1d इंटू एक्स प्लस f2d इंटू वाई इज इक्वल टू ft, g1d इंटू एक्स प्लस g2d इंटू वाई इज इक्वल टू gt फॉर्म में। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पर f1d और f2d और g1d और g2d, ये सारे ही क्या हैं, अचर गुणांकों वाले फंक्शन हैं। मतलब इनके जो कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट होंगे, अचर होंगे। ये अचर गुणांकों वाले फंक्शंस हैं और ft और gt जो हैं वो सिंपल t वेरिएबल के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस युगपत रैखिक अवकल समीकरण को। सबसे पहले आपके पास इक्वेशंस होगी डेरिवेटिव की फॉर्म में, उसे आप कैपिटल D की फॉर्म में बनाओगे। f1d का मतलब कैपिटल D का कोई भी फंक्शन इंटू में x, f2d का मतलब कोई भी d का फंक्शन इंटू y इज इक्वल टू t का कोई फंक्शन। इसी टाइप से इसमें d का कोई फंक्शन इंटू x प्लस d का कोई फंक्शन इंटू y इज इक्वल टू t का फंक्शन। इस टाइप से हमारे पास इक्वेशंस होंगी। तो जितनी भी इक्वेशंस होंगी आपको उतने ही वेरिएबल्स फाइंड करने होंगे। जैसे आपके पास दो इक्वेशंस हैं तो x और y वेरिएबल आ गया आपके पास आश्रित चर। तो इन दोनों वेरिएबल्स की आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करनी है। और वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, आप किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करके उनको प्लस या माइनस करोगे। मतलब किसी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन से रिमूव कर दोगे। रिमूव करने के बाद एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। उस वेरिएबल की वैल्यू से हम एक डेरिवेटिव निकाल लेंगे जो आपकी इक्वेशन होगा। जैसे d है, d स्क्वायर है d की क्यूब, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। उनकी वैल्यूज फाइंड करने के बाद वो सारी वैल्यूज किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम युगपत रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास गिवन इक्वेशन है dx/dt माइनस 7x प्लस y बराबर 0 और सेकेंड है dy/dt माइनस 2x माइनस 5y इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कहा है, हमारे पास दो इक्वेशंस का ग्रुप दे रखा है। मतलब ये युगपत रैखिक अवकल समीकरण है या नहीं चेक करने के लिए हमारे पास कैपिटल D में इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पे dx/dt और dy/dt है और d/dt हमारे पास क्या था, कैपिटल D। तो सबसे पहले इसे कैपिटल D की फॉर्म में हम बनाएंगे। तो इसमें सिंस कैपिटल D इज इक्वल टू d/dt,
सो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा इस ग्रुप से, कैपिटल dx माइनस 7x प्लस वाई बराबर 0, और दूसरी क्या बन जाएगी dy माइनस 2x माइनस 5y बराबर 0। दैट इम्प्लाइज हम x वाले इसमें इकट्ठे कर लें तो d माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 0, और दूसरी क्या बन जाएगी x वाले इसमें सिर्फ माइनस 2x है, y वाले dy और माइनस का 5y मीन्स d माइनस 5 इंटू वाई बराबर 0। तो ये इक्वेशन बन गई सेकेंड, ये इक्वेशन बन गई थर्ड। तो ये बन गई f1d इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है इंटू वाई बराबर 0, यहाँ पे माइनस 2x प्लस f2d इंटू वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म में बन गई ये इक्वेशन। तो इसमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें क्या करना है, x और y वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम इसमें, या तो x वेरिएबल की कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम करके प्लस या माइनस कर लो, या y वेरिएबल की कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस में सेम करके प्लस या माइनस करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें y का कोफिशिएंट 1 है, इसमें y का कोफिशिएंट d माइनस 5 है, इसमें x का कोफिशिएंट d माइनस 7, x का कोफिशिएंट माइनस 2। अगर हम इन x के कोफिशिएंट सेम करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा एक दूसरे के कोफिशिएंट से, लेकिन y वाले कोफिशिएंट सेम करते हैं तो इसमें d माइनस 5 है, इसमें 1 है, ठीक है। तो इसके अगर d माइनस 5 से गुना कर दे तो दोनों को माइनस कर दे तो सीधा ही कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बाय इक्वेशन सेकेंड इंटू d माइनस 5 माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड, तो क्या बन जाएगा, इसको d माइनस 5 से गुना करेंगे, d माइनस 7 d माइनस 5 इंटू एक्स, इसको d माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया, d माइनस 5 इंटू वाई, माइनस करेंगे दोनों को, इक्वेशन थर्ड को सीधा ही माइनस करना है तो माइनस माइनस प्लस 2x माइनस d माइनस 5 इंटू वाई, राइट हैंड साइड में तो 0 ही है, ये d माइनस 5y दोनों तरफ कैंसिल, प्लस माइनस के हैं दोनों कैंसिल, तो क्या बन गया इससे हमारे पास, दैट इम्प्लाइज d माइनस 7 इंटू d माइनस 5 इंटू में x प्लस का 2x, तो इससे हम लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक्स, इकट्ठा लिख लिया इक्वल्स टू में 0। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास d माइनस 7 इंटू d माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स बराबर 0। इन ब्रैकेट्स को ओपन करें तो d इंटू डी स्क्वेयर माइनस 5d माइनस 7d प्लस का 35 प्लस 2 इंटू एक्स बराबर 0। तो क्या बन गया इससे, d स्क्वेयर माइनस 12d प्लस 37 इंटू एक्स बराबर 0, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, एफ डी इंटू एक्स बराबर 0 और एफ डी इंटू वाई बराबर 0 फॉर्म हो तो वो इक्वेशन क्या थी, अचर गुणांकों वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, पढ़ी थी हमने, अचर गुणांकों वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, पढ़ा था 6th चैप्टर में। सेम वही इक्वेशन बन रही है, एफ डी इंटू वाई बराबर 0 की जगह एक्स बराबर 0 है। तो अब उसी मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या इसमें हमें क्या करना है, एक्स वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं अचर गुणांकों वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, जो भी हमने प्रोसेस पढ़ा था 6th चैप्टर में, और y की वैल्यू क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर देंगे तो उससे आ जाएगी। तो देखो इसमें चूंकि इक्वेशन फोर्थ अचर गुणांकों वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है, इसलिए इक्वेशन फोर्थ की सहायक समीकरण ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फोर्थ क्या आ जाएगी, सहायक समीकरण d की जगह m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 बराबर 0। देन इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, m स्क्वायर माइनस 12m प्लस 37 है, फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, इसलिए श्रीधराचार्य नियम यूज करेंगे हम, श्रीधराचार्य रूल से, बाय द रूल ऑफ श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य नियम से m बराबर माइनस b, माइनस ऑलरेडी है तो 12 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a1 c 37 अपॉन 2 इंटू 1, देन 12 प्लस माइनस रूट ऑफ 144 माइनस 37 को 4 से करोगे 148 अपॉन 2 मीन्स 12 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस 4 अपॉन 2, तो 12 प्लस माइनस 2 इंटू आयोटा हो जाएगा, मीन्स 6 प्लस माइनस आयोटा,
तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इम्प्लाइज m बराबर 6 प्लस माइनस आयोटा, मीन्स m आ गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में। इसलिए CF इस इक्वेशन में क्या है, FD इंटू एक्स बराबर 0, तो इस इक्वेशन में सिर्फ CF ही निकलेगा, PI तो 0 होगा। इसलिए आप कह सकते हैं x बराबर क्या आ जाएगा, e की पावर अल्फा t, अल्फा की वैल्यू 6 तो e की पावर 6t, C1 cos बीटा t, बीटा की वैल्यू 1 प्लस C2 साइन बीटा t मीन C2 साइन t, तो e की पावर 6t इंटू C1 cos t प्लस C2 साइन t, तो ये आ गया हमारे पास x। अब x अगर आ गया तो x की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दें, इसमें सिर्फ x नहीं है, ध्यान दो, d माइनस 7 इंटू एक्स है, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ऊपर देखो dx अपॉन dt है माइनस 7x प्लस y बराबर 0 है, मतलब x भी चाहिए हमें, dx अपॉन dt भी चाहिए, तब हम y निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो हम dx अपॉन dt निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। तो फिफ्थ इक्वेशन का, इक्वेशन फिफ्थ का t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा हमारे पास, u इंटू वी मेथड लगा दो, e की पावर 60 को u मान लो और बाकी पूरे फंक्शन को v, तो u इंटू वी, e की पावर 60 का करोगे 6 e की पावर 60, बाकी एज इट रहने दो, C1 cos t प्लस C2 साइन t प्लस e की पावर 60 कांस्टेंट, C1 cos t का माइनस साइन t, तो माइनस C1 साइन t प्लस C2 cos t, देन dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू e की पावर 60, दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 6 को अंदर मल्टीप्लाई, 6 C1 cos t प्लस 6 C2 साइन t, इसी टाइप से इसमें प्लस माइनस माइनस, माइनस C1 साइन t प्लस C2 cos t, देन dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, e की पावर 60 इंटू cos t वाली भी दो टर्म्स है इसमें, sin t वाली भी दो टर्म्स, दोनों में से कॉमन ले लें, cos t वाली टर्म्स अलग लिख ली, 6c1 प्लस c2 इंटू में cos t प्लस 6c2 माइनस c1 इंटू में sin t, तो ये आ गया हमारे पास dx अपॉन dt मीन्स इक्वेशन नंबर 6। अब dx अपॉन dt और x, इसकी वैल्यू हम अगर पहली इक्वेशन में पुटअप कर दें तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इसे फर्स्ट इक्वेशन ना देकर अगर मैं a और b नाम दे दूँ, आप फर्स्ट और सेकंड दोगे तो यहाँ पे थर्ड फोर्थ आ जाएगा, उस हिसाब से दे देना। मैं इसे a और b नाम दे रही हूँ, ठीक है, बाय इक्वेशन a एंड b लिख दो यहाँ पर आप, ओके। तो a इक्वेशन में या b इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या निकाला, dx अपॉन dt, इसलिए x और dx अपॉन dt की वैल्यू a इक्वेशन में पुटअप कर दें तो हम क्या निकाल सकते हैं, y। इसी टाइप से अगर आप इसमें y की वैल्यू निकालते और फिर हम उसका डेरिवेटिव करके dy बाई dt निकालते हो, आप b इक्वेशन से x निकाल सकते थे। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मीन्स a इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करेंगे x और dx अपॉन dt की, फिर हमारे पास y आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन a से बाई इक्वेशन a, y की वैल्यू क्या आई, 7x माइनस dx बाई dt, इसमें x और dx अपॉन dt की वैल्यू फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन से अगर हम पुटअप कर दें तो ये इक्वेशन बनेगी, मीन्स बाई इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, ये हमने वैल्यूज पुटअप कर दी। अब दोनों में ही e की पावर 60 कॉमन ले सकते हैं, देन y इज इक्वल्स टू e की पावर 60 कॉमन, तो क्या रह जाएगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7c1 cos t प्लस 7c2 इंटू में साइन t, इसी टाइप से ये माइनस का साइन अंदर जाएगा तो माइनस का साइन 6c1 प्लस c2 इंटू में cos t माइनस 6c2 माइनस c1 इंटू में साइन t, देन e की पावर 60, cos t वाली टर्म्स माइनस ये वाली है और एक ये वाली, दोनों में से cos t कॉमन लें तो क्या बन गया, 7c1, ये माइनस 6c1 माइनस c2 इंटू में cos t प्लस साइन t वाली टर्म्स 7c2 माइनस 6c2 माइनस माइनस प्लस c1 इंटू में साइन t, तो क्या बन गया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू e की पावर 60, 7c1 माइनस c1 माइनस c2 इंटू में cos t प्लस 7c2 माइनस c2 प्लस c1 इंटू में साइन t, तो ये आ गया हमारे पास y, इक्वेशन नंबर 7।
तो फिफ्थ इक्वेशन हमारे पास क्या आई, x की वैल्यू, सेवंथ इक्वेशन से आ गई y की वैल्यू। बाय इक्वेशन फिफ्थ और सेवन से जो हमारे पास x और y की वैल्यूज आई हैं वही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, अभिष्ट हल है। मीन्स फिफ्थ और सेवंथ इक्वेशन से हमने क्या किया, x और y की वैल्यूज निकाल ली, तो वही क्या होते हैं, हमारी गिवन इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है। मीन्स युगपत रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो इक्वेशंस अगर हमें गिवन है तो दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं। सबसे पहले रिमूव करने के बाद अचर गुणांकों वाली अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है तो उसे सॉल्व करके हम x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर x या y की जो वैल्यू आती है उससे गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं। फिर x या y की वैल्यूज और डेरिवेटिव्स की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुटअप करके हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो गिवन इक्वेशंस में आपके पास टोटल जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू ही क्या होती है, गिवन इक्वेशन का अभिष्ट हल होती है। तो इस टाइप से हम युगपत रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक and share my video and subscribe my YouTube channel.